इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के 2020 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपिक इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, द इंटरनल एनर्जी चेंज। देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब डेल्टा यू पूछा जा रहा है। व्हेन 90 ग्राम वाटर अंडरगोज कंप्लीट वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो पहले तो ये जानना है कि कौन से रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि H हमें पता है होता है U प्लस पी वी। रेड यूज़ करता हूँ मैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर इसमें हम डेल्टा H ले लें तो डेल्टा H इज़ डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, राइट। और पी वी इजकल टू एन आर टी से अगर आप पुट कर दोगे पी वी को तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये रिलेशन हमें यूज़ करना है। अब डेल्टा एन जी क्या होता है? तो डेल्टा एन जी का मतलब है प्रोडक्ट में जो भी गैसेस हैं उनका कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट में जो भी गैसेस हैं उनका कोफिशिएंट। तो मैं बताता हूँ व्हाट द मीनिंग इन दिस केस। यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर है वो लिक्विड है, इसको हम वेपराइज कर रहे हैं, यानी इसको हम H2O वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से वेपर में। तो इधर देख लो, प्रोडक्ट में हमारे पास ये गैस है लेकिन रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्ट डेल्टा एन जी निकालते समय हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट के गैस का कोफिशिएंट जो कि इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है, रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है तो उसके लिए 0, तो डेल्टा एन जी 1 लेना होगा। और इसे अब हम पुट करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू देखो, ये जूल्स में निकालना है, तो ये जो किलो जूल में है इसको हम जूल में कन्वर्ट करके पुट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 41,000। डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, डेल्टा एन जी हमने निकाल लिया 1, आर की वैल्यू हमें 8.314 दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 373। इसको सिंप्लीफाई करके जो डेल्टा यू आएगा ये आ जाएगा 1894, जस्ट एक मिनट, ये वैल्यू आ रही है 37898 ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें आपने जो डेल्टा एच पुट किया ये पर मोल है, आर भी पर मोल में है, तो ये एक्चुअल में पर मोल है, तो दिस इज जूल्स पर मोल। अब एक मोल का इतना है और आपको दिया हुआ 90 ग्राम वाटर, तो 90 ग्राम वाटर के जो मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास जो कि 90 है वाटर का, डिवाइडेड बाई 18 इसका मोलर मास, तो ये 5 हो गया। तो हमें 5 मोल के लिए निकालना है। तो यहाँ से अब हम करेंगे डेल्टा यू फॉर 5 मोल, 5 मोल, 5 लिखा हुआ 5 मोल, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 37898.89 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल बी द आंसर। और ये वैल्यू होगी 189,494 अप्रॉक्स। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था ये रिलेशन, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए। द हीट ऑफ कंबशन, कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज -327 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब पहला चीज़ ये जानना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का क्या मतलब है। तो दो रिलेशन आप ऑलवेज याद रखना, जो डेल्टा एच होता है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और जो डेल्टा यू होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे इंथैल्पी चेंज बोले या हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर बोले, एक मीनिंग है। इंटरनल एनर्जी चेंज बोले या हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले, एक मीनिंग है। तो ये जो हीट ऑफ कंबशन ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमें पता चल गया है इट इज़ डेल्टा एच, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इज़ एक्चुअली डेल्टा एच। अब कह रहा था हीट इवॉल्व इन कैलोरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें डेल्टा यू फाइंड करना है। जब फिक्स हो गया अभी जो हमने किया था, यानी टारगेट रिलेशन इज़ डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था, ये इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्या हमें पता है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये चीज़ पता है, ये कितना है, -327 किलो के लिए 1000 ले लिया, इतना कैलोरीज, ये हमें पता है, ये हमसे पूछा गया है, ये फाइंड करना है हमें। आर हमें पता है दैट इज़ 2, टेम्परेचर भी पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कैल्विन में ये हो जाएगा 300 कैल्विन। यानी अगर हमने डेल्टा एन जी निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, कहा है कि इफ़ ऑल
गैसेस बिहेव आइडियली, जो भी गैसेस हैं वो आइडियली बिहेव कर रहे हैं, तो फिर हमें इसका आंसर फाइंड करना है। अब गैसेस कौन कौन से होंगे? गैसेस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर लिक्विड होगा और ऑक्सीजन होगा। बस ये इतने ही होंगे गैसेस। तो शुरू करते हैं हम। इथेनॉल है हमारे पास। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। दिस इज़ इथेनॉल। पहले तो इसको कंबशन करा के बैलेंस करते हैं। दिस विल बी 2CO2, 2 कार्बन है एंड हाइड्रोजन है 516, तो इसका मतलब 3H2O फॉर्म होगा। नाउ इस साइड 2 2 जा 4 3 7 7 ऑक्सीजन है, तो इधर एक ऑलरेडी है, तो यानी 6 चाहिए, तो 6 के लिए इसका कोएफिशिएंट 3 होगा। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये होता है गैस, ये भी होगा गैस CO2, ये होगा लिक्विड। बस अब हम सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं डेल्टा Ng का। तो यहाँ पे जो डेल्टा Ng आएगा, तो डेल्टा Ng इज़ प्रोडक्ट में जो गैस है ये रहा, इसमें से रिएक्टेंट के गैस कोफिशिएंट को हम माइनस करेंगे, तो इट इज़ सिंपली 2 - 3, तो 2 - 3 इज़ -1, ये -1 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे इसमें पुट करते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इस वाले में पुट करने के बाद डेल्टा H यानी 327,000 इज़ इक्वल टू डेल्टा U जो हमें फाइंड करना है, प्लस डेल्टा Ng विच इज़ -1, R की वैल्यू 2 और टेम्परेचर है 300। तो ये पूरी वैल्यूज़ हो गई। अब इस वैल्यू को हम रिलेट करेंगे और इससे हमें डेल्टा U चाहिए, तो ये वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ -600, -600 उधर ले जाएगा, +600 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -326। 7000 में से 600 जाएगा तो 6400, दिस मच ऑफ जूल। दिस विल बी द आंसर फॉर द डेल्टा U। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहे द लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दो वैल्यूज़ है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड लैटिस एनर्जी, दोनों की वैल्यू दी हुए दिस एंड दिस। तो पूछा था हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो पहले हम समझते हैं कि है क्या। देखो, लैटिस एंथैल्पी का मतलब है कि NaCl को, सॉलिड को आपने कन्वर्ट किया सोडियम Na+ गैस में, आयंस गैस में, एंड Cl- गैस में, इसमें आपने कन्वर्ट किया। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो है लैटिस एनर्जी। ये वैल्यू है डेल्टा H लैटिस एनर्जी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 788 किलो जूल, राइट। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है नाउ, अब ये चीज़ चेक करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि NaCl सॉलिड को आपने कन्वर्ट कर दिया Na+ एक्वस, पानी में डाल के एक्वस, ये एक्वस मीडियम लिया आपने, Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस लिया। ये है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी डेल्टा H सॉल्यूशन। ये वैल्यू है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो जूल, ठीक है। तब इससे हमें निकालना है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो देखो, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रेशन को तो लाना है। तो NaCl सॉलिड, हैस लॉ लगा रहा हूँ, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ Na+ गैस एंड Cl- गैस में, राइट। अब इसके बाद मैंने इसको पानी में डाला एक्वस, और इसके बाद ये बन गया Na+ एक्वस, जो गैस वाला था वो घुल गया, एंड Cl- एक्वस। तो जो पहली वाली एनर्जी है ये तो लैटिस एनर्जी है, राइट, और दूसरी वाली जो एनर्जी है यही है हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो हैस लॉ क्या कहता है कि यहाँ से शुरू करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसके लिए एनर्जी इतना है, तो ये एनर्जी इसके और इसके सम के इक्वल होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके और इसके सम के इक्वल होगी हाइड्रेशन के, क्योंकि रिएक्शन को एक स्टेप में कराएं या 2 स्टेप में, एनर्जी तो सेम रिलीज़ होनी है। तो शुरू करते हैं। ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी, तो ये वैल्यू 4 किलो जूल जो होगा इट इज़ इक्वल टू लैटिस एनर्जी, जो कि दिया हुआ है हमें ऊपर वाले स्टेप में 788 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। और यहाँ से जब हम हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी आएगा इट इज़ -784, ये वैल्यू आ जाएगा 784 विथ नेगेटिव साइन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है फोर्थ।
कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किलो जूल पर मोल में निकालना है ऑफ C2H6 इफ़ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इतना दिया हुआ है। तो देखो पहले हम अपने काम की चीज़ निकालते हैं, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है और कंबशन ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है। तो कंबशन ऑफ ग्रेफाइट का मतलब है ग्रेफाइट के 1 मोल को लो, क्योंकि ये पर मोल वैल्यू होती है, 1 मोल को लो, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओ और ये CO2 बनेगा। तो आप देख लो ये चीज़ CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, तो दिस इज एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ऑल्सो, राइट। तो ये हमें पता चल गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही दिया हुआ है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 इतना दिया हुआ है, तो ये अगर H2 के कंबशन की का रिएक्शन आप लिखोगे तो ये होगा H2 + ½ O2 गिव्स H2O। तो आप यहाँ से देखो 1 मोल वाटर बन रहा है, तो बेसिकली ये चीज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के इक्वल है। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, इसका रिएक्शन लिखते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 का मतलब है दिस + O2 गिव्स 2 CO2 3 H2O होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ गया, ये है गैस में, ये गैस में। अब इसको बैलेंस पहले कर लें, ऑक्सीजन हो जाएगा 4377/2, ठीक है। अब इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा HR यानी इंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि कंबशन का रिएक्शन है, इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दे रखा है -1560। ऑल द वैल्यू किलो जूल में है तो हम लेके चल सकते हैं आराम से, ये निकालना भी किलो जूल में है। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 × इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 + 3 × इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये एक पार्ट हुआ प्रोडक्ट का। और रिएक्टेंट के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इसका तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा O2 का, क्योंकि ये तो नेचुरल फॉर्म हुआ ना, स्पीशीज़ का नेचुरल फॉर्म है, ये तो 0 हो गया, तो वो तो आएगा ही नहीं इस पिक्चर में। तो हमारे पास रह जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, कंबशन वाली वैल्यू है -1560, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वो मैंने पहले ही बता दिया, ये वैल्यू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के इक्वल है, रिएक्शन भी लिखा हुआ है। तो इंटू -393.5 + 3 × वाटर का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वाटर ये रहा, मैंने बता दिया है यही है, तो इट इज़ -286। ये पूरे एक ब्रैकेट में आ गया। और माइनस इसको मैं ले लेता हूँ x जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -85। अब इसने कहा है कि अपने आंसर को -1 से मल्टीप्लाई करो, इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 85 आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इफ़ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Br2 इज़ x किलोजूल पर मोल। Br2 का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब है कि जो Br2 लिक्विड है इसको आप Br एटॉमिक फॉर्म में गैस में कन्वर्ट कर दो, यानी इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी दिया हुआ है x, ठीक है, x किलोजूल दिया हुआ है। और दूसरी वैल्यू है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Br2 इज़ y। अब बॉन्ड इंथैल्पी का क्या मतलब होता है ये भी देख ले। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब है कि Br2 को आप गैस के फॉर्म में लो, क्योंकि जितनी भी बॉन्ड एनर्जी है वो स्पीशीज़ को गैस में लेकर डिफाइन की जाती है, बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है। और उसके बाद इसको आप एटम के फॉर्म में बदलो 2, इसके लिए वैल्यू है y। तो पूछा इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा है, दोनों ही एंडोथर्मिक हैं। तो देखो इसके लिए मैं हैस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट में बांट सकता हूँ। ये लिक्विड से पहले जाएगा गैस में और उसके बाद Br2 गैस को आप ब्रेक कर दो 2Br गैस में, ऊपर वाला ही स्टेप बट गया है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इस वाले की y, यही तो है y, Br2 गैस से Br गैस में जाना, ये गैस लिख देता हूँ मैं, ये y दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें दी हुई है x, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे x ज़्यादा होगा, क्योंकि इस प्रोसेस की जो भी वैल्यू होगी ABCD जो भी होगी उसको आप y में ऐड करोगे तभी जाके हमें x मिलेगा। तो x विल बी ग्रेटर देन y, ये तय हो चुका है, दैट्स वाई A ऑप्शन इज़ देयर। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन एलिंगम डायग्राम का है। इसको BO2 करना है हमें, ये मिसप्रिंट हो गया है BO2। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम A रिड्यूसेस BO2 एट
विच टेम्परेचर, देखो एलिंगम डायग्राम कहता है कि कोई भी स्पीशीज़ दूसरे को तब रिड्यूस करेगा जब उसका ग्राफ उसके नीचे चला जाए। तो ए का ग्राफ जिस टेम्परेचर पे BO2 के नीचे जाएगा उससे हायर टेम्परेचर पे वो उसको रिड्यूस कर देगा। जब तक वो नीचे रहेगा वो रिड्यूस करता रहेगा। तो देखो ए का ग्राफ यहाँ तक देखो, इससे पहले इस जोन में ए रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कांट रिड्यूस, क्योंकि ऊपर इसका ग्राफ है। और इस टेम्परेचर के बाद ए का ग्राफ नीचे आ गया बी के, तो कैन रिड्यूस। दिस इज़ द मेटलर्जी में मिलता है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिंगम डायग्राम। ये रिड्यूस कर देगा। तो ये टेम्परेचर जहाँ पे भी फॉल करे अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ फॉलिंग एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 1400 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज़ देयर। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल इज़ दिस एंड दिस। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि ये वैल्यू, उसके बाद जो अगली वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, लार्ज इंक्रीज़। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्बिट चेंज हो रहा है। लार्ज इंक्रीज इट मीन्स ऑर्बिट इज़ चेंजिंग। तो इसका मतलब है कि हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये स्पीशीज़ ऐसा होगा, कुछ सोडियम ओडियम टाइप का होगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 281। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी से 300, मैं से एक वैल्यू लेके दे रहा हूँ 300। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब ये Na+ बन जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप निकालोगे तो ये वैल्यू 300 से काफ़ी ज़्यादा जंप होगी, मे बी हो सकता है 3000 हो जाए। ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसा केस है तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। ओके, तो ये इसी टाइप का मेटल होगा। यानी ये जो सिचुएशन है इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इट शुड बी ऑफ ग्रुप 1 मेटल। ग्रुप 1 का मेटल होगा और ग्रुप 1 का मेटल होने से इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl और NaOH रिस्पेक्टिवली विल नीडेड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये ग्रुप 1 का मेटल है तो इसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा NaOH। अब आप देख लो NaOH है तो अगर आप इसको HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये NaCl + H2O देगा। आप NaCl ना लेके LiOH ले लो, आप मतलब ग्रुप 1 का कोई भी मेटल ले लो, KOH ले लो, आपको कहानी तो यही मिलनी है कि इसके एक मोल से HCl का एक ही मोल रिएक्ट करेगा। और जब इसी चीज़ को आप H2SO4 से ट्रीट करोगे, H2SO4, तो कहानी जो निकल के आएगी वो आएगी Na2SO4 + H2O। और इसको जब बैलेंस करोगे तो इसका 2 मोल लगेगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस केस में इसके एक मोल के लिए हाफ मोल H2O चाहिए, H2SO4 चाहिए होगा। तो दैट्स वाई आंसर विल बी 1.5 ए ऑप्शन। ओके, तो यही 7 क्वेश्चन थे थर्मोकेमिस्ट्री के, बाकी थर्मोडायनेमिक्स के थे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।